नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए लिखा है गद्य एंड पद्य शिक्षण विधियाँ। तो बहुत ज़्यादा पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये गद्य की शिक्षण विधियाँ हैं और इधर आपकी पद्य की शिक्षण विधियाँ हैं। देखिए, व्यास विधि, कथन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि और चर्चा विधि। इधर देखिए गीत विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खंडायन विधि, शास्वर वाचन, अनुकरण विधि, रसास्वादन विधि, अर्थबोधन और दंडायन विधि। दोस्तों, ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है जिसका मैं अंदाज़ा आपको कुछ बता नहीं सकता। इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल भी मत करना। शुरू से लेके एंड तक देखना और एक एक बात को समझना। सीधे सीधे यूपी टेट के संस्कृत वाले एग्जाम में आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो वीडियो को एक बार शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, पहले देखिए गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे अच्छे से, उनके प्रवर्तक भी जानेंगे और प्रवर्तक के साथ साथ इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। इसके बाद पद्य शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं इनके प्रवर्तक को याद करेंगे और प्रवर्तक के बाद देखिए इनको डिटेल में भी जानेंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को अब स्टार्ट। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको जो है वो गद्य शिक्षण की सभी विधियां याद होनी चाहिए, क्योंकि गद्य और पद्य की सभी विधियां याद होंगी तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर में 3 विधियां ऐसी हैं जो वो गद्य की दे देगा उठा के, और एक विधि ऐसी होगी जो वो पद्य की दे देगा उठा के। आपसे पूछेगा ये किसकी विधि नहीं है, यानी इनमें से गद्य की विधि कौन सी नहीं है, या पूछेगा इनमें पद्य की कौन सी विधि है। तो गद्य शिक्षण विधियां और पद्य शिक्षण विधियां एक एक विधि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, वो है गद्य शिक्षण विधियां। अब गद्य शिक्षण विधियां के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं, इनके प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं। देखो, व्याख्यान विधि में ध्यान रखना हार्वर्ड है, प्रश्नोत्तर विधि याद रखना है आपको सुकरात है, और अनुवाद विधि ध्यान रखना है जोहान सीडन स्टिकर है, आगमन विधि ध्यान रखना है बेकन है, और निगमन विधि ध्यान रखना है अरस्तु है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे आगमन विधि में आपका अरस्तु आएगा तो भी चलेगा, विकल्प आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगली जो स्लाइड है आपकी, इसमें भी प्रवर्तक हैं। टोटल हम गद्य के सभी प्रवर्तक पहले तैयार कर लेते हैं। देखो, व्याकरण अनुवाद विधि में आपको ध्यान रखना है कॉल, फिलोटच का। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मैक्समिलियन वर्लिटज। नेक्स्ट है चर्चा विधि, तो इसमें ध्यान रखना है जॉन डीवी का नाम आता है। व्यास विधि है, व्यास का नाम आता है। कथन विधि है, जॉन डीवी का नाम आता है। ठीक है, हो सकता है आपको अलग अलग पुस्तकों में 1-2 नाम जो है बदले हुए भी दिखाई दें। ठीक, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहली बार देख रहे हैं ये, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। संस्कृत की धुआंधार अच्छे से तैयारी कराई जा रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। पहली विधि है देखिए व्यास विधि। आपको थोड़ी डिटेल इसकी जाननी पड़ेगी। थोड़ी डिटेल जानोगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वहाँ पे तो पेपर में तो यूपी टेट के हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टोटल लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में नहीं पूछी जाती। सी टेट का मैटर अलग है और यूपी टेट का मैटर अलग है। तो देखो व्यास विधि क्या है। इस विधि में शिक्षक जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। व्यास विधि के अंदर शिक्षक जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक स्वयं पाठ का अर्थ, भाव और उसकी क्या है व्याख्या बताता है। विद्यार्थी शांत होकर सुनते हैं और समझते हैं। यह विधि बड़े विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी मानी गई है। यह जो विधि है ये बड़े छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि व्यास विधि में आपको पता है शिक्षक क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और बच्चा शांत होकर सुनते हैं।
कम समय में अधिक विषय पढ़ाने में ये सहायक होती है। कम समय में अधिक विषय पढ़ाने में ये विधि जो है वो सहायक है। संस्कृत गद्य पढ़ाने में इसका प्रयोग बहुत होता है, लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो व्यास विधि में आपको ये इतना ध्यान रखना है कि जो मुख्य भूमिका होती है वो इसमें शिक्षक की होती है, क्योंकि शिक्षक जो है स्वयं पाठ का अर्थ व भाव एवं व्याख्या करता है। इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगला चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं, देखते हैं अगली विधि क्या है हमारी। अगली जो विधि है वो है कथन विधि। तो कथन विधि क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा समझो। देखो, इस विधि में शिक्षक जो है वो कहानी घटना के रूप में पाठ जो पढ़ाता है। कथन विधि में जो शिक्षक है वो कहानी एवं घटना के रूप में पाठ पढ़ाता है। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा जो होगी वो सरल और रोचक रखी जाती है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह विधि बहुत उपयोगी है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह विधि बहुत उपयोगी है। इससे क्या होता है, देखिए, इससे कल्पना शक्ति और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इस पॉइंट को नोट करना है आपको कि जो कथन विधि है, कथन विधि से कल्पना शक्ति और ध्यान शक्ति बढ़ती है। गद्य के कठिन भाग भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो ये हो गई आपकी कथन विधि। अगली स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगली जो विधि है आपकी वो है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि के बारे में समझो आप। व्याख्या विधि क्या है, व्याख्या विधि के बारे में समझिए। देखो, इस विधि में शिक्षक प्रत्येक पंक्ति का विस्तार से अर्थ बताता है। कठिन शब्दों और वाक्यों को सरल भाषा में समझाया जाता है। विद्यार्थी पाठ के भाव को गहराई से समझ पाते हैं। यह विधि संस्कृत गद्य और पद्य दोनों में उपयोगी है। देखिए, गद्य और पद्य ये विधि दोनों में उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विधि है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो शिक्षक एक्टिव रहता है और जो छात्र होता है वो निष्क्रिय रहता है। इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं तो इसके क्या गुण दोष सभी जानने होते। ठीक है, लेकिन जितनी बात पेपर में पूछी जाएगी इतनी ही बात पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या है, इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर पढ़ाता है। विद्यार्थी उत्तर देकर पाठ को समझते हैं। इससे विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बनी रहती है। तो प्रश्नोत्तर विधि में जो बच्चा जो है उसकी भागीदारी कैसी होती है, सक्रिय होती है। सोचने और तर्क करने की क्षमता भी विकसित होती है। कक्षा में रुचि और उत्साह बना रहता है। यह विधि सीखने के लिए अधिक प्रभावशाली है। तो बिल्कुल प्रश्नोत्तर विधि जो है वो अधिक प्रभावशाली है। और जो प्रश्नोत्तर विधि है ये दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में यूज होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना, ये कॉमन है, यानी व्याख्यान भी कॉमन थी और प्रश्नोत्तर भी कॉमन है। नेक्स्ट देखिए आगे, अनुवाद विधि। तो अनुवाद विधि में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अनुवाद विधि भी जाननी जरूरी है। देखिए, इस विधि में संस्कृत भाषा का अर्थ मातृभाषा में बताया जाता है। जो विद्यार्थी कठिन शब्दों को आसानी से समझ लेते हैं। यानी जब संस्कृत भाषा को अर्थ जो है उसके बच्चे की मातृभाषा में समझाया जाता है, तो जो बच्चा होता है वो कठिन शब्दों को भी आसानी से समझ लेता है। भाषा सीखने की शुरुआत में यह विधि बहुत उपयोगी है। इससे शब्दार्थ और वाक्य ज्ञान क्या है, बढ़ता है। कम समय में पाठ समझाने में सहायता मिलती है। संस्कृत शिक्षण में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी अनुवाद विधि हो गई। अगली स्लाइड देखिए क्या है, ये है आगमन विधि। बहुत बार पेपर में पूछी गई है दोस्तों। इस विधि को आप स्टार लगाइए और अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ तक हो सके तो इसके गुण और दोष दोनों पढ़िएगा। देखो, आगमन विधि, इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है। तो ये जो विधि चलती है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इस पर स्टार लगाओ आप, पेपर में छप सकती है। विद्यार्थी स्वयं सोचकर निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यह मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कैसी विधि है, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है आगमन विधि। इससे ज्ञान जो है वो स्थायी बनता है। इससे जो बच्चा ज्ञान सीखता है वो स्थायी होता है। विद्यार्थी की बुद्धि और निरीक्षण शक्ति भी बढ़ती है।
व्याकरण शिक्षण में इसका अधिक उपयोग होता है। तो ये आगमन विधि आपको ध्यान रखनी है और पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना इसकी है। 1 अंक यहाँ से देखने को मिलेगा। अब देखिए आगमन विधि की विपरीत जो होती है वो निगमन विधि है। तो निगमन विधि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी खूब पेपर में पूछी जाती है। इस विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। पहले क्या है, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ये जो विधि है ये आपकी आगमन विधि की जस्ट उल्टी विधि है। विद्यार्थी नियम के आधार पर विषय को समझते हैं। जैसे कि कोई भी फार्मूला दे दिया और उस फार्मूले को सिद्ध करना। पहले क्या है, फार्मूला दे दिया, फार्मूला बता दिया, फिर बच्चा उसको सिद्ध कर रहा है। तो ये क्या है, पहले नियम बताया फिर उदाहरण। तो देखो यह पारंपरिक शिक्षण विधि मानी जाती है। कम समय में पाठ पढ़ाने की उपयोगी है, पाठ पढ़ाने के लिए उपयोगी है। व्याकरण और सूत्र समझाने में इसका उपयोग होता है। इससे इस विषय को व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाता है। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों आपको अच्छे से तैयार करनी है। ये पेपर में 101% कह सकता हूँ मैं, पेपर में खूब पूछी जाती है। पेपर में छपने वाली दोनों ये विधियाँ हैं। अगला देखिए, अगली है व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये भी विधि अच्छी है। इस विधि में व्याकरण और अनुवाद दोनों का प्रयोग किया जाता है। पहले नियम समझाए जाते हैं फिर अनुवाद कराया जाता है। विद्यार्थी की भाषा पकड़ जो होती है वो मजबूत होती है। संस्कृत वाक्यों का सही अर्थ समझने में सहायता मिलती है। इस विधि को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भाषा ज्ञान और व्याकरण जो है वो दोनों विकसित होते हैं। तो इस विधि से क्या होता है, देखो भाषा ज्ञान और व्याकरण जो है वो दोनों विकसित होते हैं। ये बात भी आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो ये विधि भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड पे है वो है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है इसके बारे में समझो। इस विधि में वस्तु को सीधे दिखाकर पढ़ाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट मेथड। इस विधि में वस्तु को सीधे दिखाकर पढ़ाया जाता है। मातृभाषा का कम प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी देखकर और सुनकर जल्दी सीखते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी प्रत्यक्ष विधि में, देखकर और सुनकर जो है वो जल्दी सीखते हैं। जैसे कि अभी हम आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं तो आप चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप जल्दी सीखोगे। और जब जल्दी सीख जाओगे तो जो अपनी आँखों से देखी हुई बात और कानों से सुनी हुई बात काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। अगर आप स्वयं इन चीज़ों को याद करते हो तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए याद तो हो जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे। तो यह विधि जो है बोलचाल की भाषा विकसित करती है, कक्षा को जीवंत और रोचक बनाती है। संस्कृत बोलना सिखाने में यह विधि बहुत ही उपयोगी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, संस्कृत बोलना सिखाने में यह विधि बहुत उपयोगी है। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली जो विधि है वो है आपकी चर्चा विधि। तो चर्चा विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। यानी चर्चा विधि में क्या होता है, देखो इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। यानी शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिलकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। विद्यार्थी अपने विचार जो है वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है, छात्रों में आत्मविश्वास और जो तर्क शक्ति है वो बढ़ती है। कक्षा का वातावरण जो है वो सक्रिय बना रहता है। कठिन विषय भी आसानी से समझ में आने लगते हैं। उच्च कक्षाओं में यह विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। चर्चा विधि है वो उच्च कक्षाओं में अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो ये आपकी गद्य की 10 विधियां हो गई। अब देखते हैं इन पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद चलेंगे पद्य की ओर। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया। व्यास विधि में मुख्य भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? क्या विद्यार्थी की होती है, अभिभावक, शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य? आप कहोगे अभी तो सबसे पहली विधि हमने पढ़ी थी, तो इसमें जो व्यास विधि थी इसमें जो मुख्य भूमिका थी वो शिक्षक की थी। यानी इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन वही कह रहा है आपसे कि प्रश्न पूछकर पढ़ाने की विधि क्या कहलाती है। यानी प्रश्न पूछकर पढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? क्या ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, कथन विधि है या फिर अभिनय विधि है? तो आप कहोगे सर प्रश्न पूछकर पढ़ाओगे तो ये विधि कौन सी कहलाएगी? तो ये विधि कहलाएगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा, सीधे सीधे पेपर में पूछेगा आगमन विधि में पहले क्या किया जाता है, क्या दिया जाता है। तो देखो, आगमन विधि में मैंने आपको बताया था, क्या नियम बताया, सूत्र बताया, उदाहरण बताया, या फिर आपको परिभाषा दी। नियम नहीं होता, सूत्र नहीं होता, परिभाषा नहीं होती। क्या होता है, आगमन में होता है उदाहरण से नियम की ओर होता है। क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है, और निगमन विधि में होता है नियम से उदाहरण की ओर। ये दोनों याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे पेपर में छपेगा। अब देखिए, अगली जो विधि है वो विधि क्या है, नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली कौन सी विधि है। तो सीधे सीधे नियम से उदाहरण की जब बात करें तो सीधे सीधे याद रखना है आपको, वो है निगमन विधि। कौन सी है, निगमन विधि। ठीक है, इन दोनों विधियों को अच्छे से ध्यान रखना है, गुण दोष अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में बना है। अगला देखिए, संस्कृत का अर्थ है मातृभाषा में बताने की विधि। संस्कृत का अर्थ मातृभाषा में बताने की विधि जो है वो कौन सी है। क्या वो अभिनय विधि है, चर्चा विधि है, अनुवाद विधि है, या फिर गीत विधि है। आप कहोगे अभिनय विधि नहीं है, चर्चा विधि नहीं है, गीत विधि नहीं है, फिर कौन सी विधि है। आप कहोगे अनुवाद विधि है। क्या है, अनुवाद विधि है। ठीक है, अनुवाद विधि में ही संस्कृत का अर्थ मातृभाषा में बच्चों को समझाया जाता है, जिससे कि ये विधि बहुत प्रभावशाली होती है और बच्चा जो है वो आसानी से चीज़ों को सीख भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग कम किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग कम किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा तो आप पढ़ रहे हो तो इसका कम नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, चित्र का, चित्रों का भी किया जाएगा, लेकिन जो मातृभाषा है, मातृभाषा का प्रत्यक्ष विधि में जो है कम यूज होगा। ठीक है, कम प्रयोग होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट के पेपर में पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति विकसित करने की विधि कौन सी है। तो विद्यार्थियों में तर्क शक्ति जो है विकसित कौन सी विधि करेगी। देखो, एक है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरी है देखिए बी गीत विधि, शास्त्र वाचन विधि, और फिर अनुकरण विधि। तो आपको पता है गीत विधि से तर्क शक्ति विकसित नहीं होगी, शास्त्र वाचन से भी नहीं होगी, अनुकरण से भी नहीं होगी। जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों की जो तर्क शक्ति है वो अधिक विकसित होगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। व्याकरण और अनुवाद दोनों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। व्याकरण और अनुवाद का जो प्रयोग है वो किस विधि में किया जाता है। तो क्या प्रत्यक्ष विधि है, जी नहीं। कथन विधि है, बिल्कुल नहीं। अभिनय विधि है, बिल्कुल नहीं। वो है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण और अनुवाद दोनों का जो प्रयोग किया जाता है वो व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है देखिए, संस्कृत बोलना सीखने में सबसे उपयोगी विधि है। यानी संस्कृत बोलना सीखने में सबसे जो उपयोगी विधि है वो कौन सी विधि है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, क्या प्रत्यक्ष विधि है, व्यास विधि है, कथन विधि है, या फिर व्याख्या विधि है। बताइएगा इसका सही जवाब कौन सी विधि है। तो आप कहोगे सर इसमें जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। यानी संस्कृत बोलना सीखने में सबसे जो उपयोगी विधि है वो है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कहानी के रूप में पढ़ाने की विधि क्या कहलाती है। यानी कहानी के रूप में पढ़ाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। क्या वो कथन विधि है, चर्चा विधि है, आगमन विधि है, या फिर निगमन विधि है। तो आप कहोगे कहानी के रूप में अगर हम पढ़ाने की बात करें तो ये कथन विधि है, कथन विधि की बात हो रही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, व्याख्या विधि का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होगा। व्याख्या विधि का जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अभिनय करना। तो अभिनय करना से दूर दूर तक संबंध नहीं है। खेल कराना, जी नहीं। चित्र बनाना, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा अर्थ स्पष्ट करना। यानी व्याख्या विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अर्थ स्पष्ट करना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी किस विधि में अधिक होती है। अब देखो यहाँ पे सक्रिय भागीदारी की बात कर रहा है। जब सक्रिय भागीदारी
की बात करेगा तो सीधे सीधे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, क्योंकि जब प्रश्न उत्तर किए जाते हैं तो बच्चा जो है बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कम समय में अधिक विषय पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। यानी कम समय में अधिक विषय पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। क्या वो व्यास विधि है, अभिनय विधि है, गीत विधि है या फिर अनुकरण विधि है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा व्यास विधि। यानी कम समय में अधिक विषय पढ़ाने की जो अच्छी विधि है वो है व्यास विधि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है। तो वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक जो विधि है वो कौन सी मानी जाती है। क्या निगमन विधि है, बिल्कुल नहीं। चर्चा विधि है, बिल्कुल नहीं। कथन विधि है, जी नहीं। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है आपका आगमन विधि। जो आगमन विधि है आपकी वो वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद चलेंगे अपने पद्य की ओर। तो देखो, कक्षा में विचार विमर्श द्वारा पढ़ाने वाली जो विधि है वो कौन सी है। विचार विमर्श की यहाँ पे बात कर रहा है, तो क्या चर्चा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अनुवाद विधि है या फिर गीत विधि है। तो आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा चर्चा विधि, क्योंकि विचार विमर्श द्वारा पढ़ाने की जो विधि है वो चर्चा विधि है। दोस्तों आपको बता दें वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है और संस्कृत का कोर्स बहुत जल्द आपका कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और थ्योरी की यानी कंटेंट है उसकी रिवीजन भी आपकी कराई जाएगी। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो दोस्तों 99 रुपीज़ का सहयोग करके आप नोट्स जो है इसके प्राप्त कर सकते हो। पूरा आपको कंटेंट मिलेगा और इसमें 3000 क्वेश्चन, कितने 3000 क्वेश्चन आपको MCQs मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ 2011 से लेके 2022 तक के क्या PYQ क्या दे रहा हूँ, PYQ दे रहा हूँ साथ में। तो इतना सब लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट अपने आप में 30 का है। ठीक है, तो किसी को ज़्यादा महत्व और किसी को कम महत्व दोगे तो नंबर भी आपके घटेंगे। और ध्यान रखना शिक्षक भर्ती आपके सिर पर है। ठीक है, 81 में नहीं रहना, 89 में नहीं रहना इस बार, ये बात ध्यान रखना। ऐसा सुन लिया 81 रह गए, 89 रह गए तो समझो बेरोजगारी का जो ठप्पा आप लगाए हुए हो ये कभी भी हटा नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों तैयारी जम के कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पद्य की ओर। तो चलिए अब पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके प्रवर्तक कौन हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। अभिनय विधि ध्यान रखना है, इनके जो हैं वो भरत मुनि हैं। व्याख्या विधि ध्यान रखना है हर्बर्ट। प्रश्नोत्तर विधि ध्यान रखना है सुकरात। खंडायन विधि याद रखना है पाणिनि और सात स्वर वाचन याद रखना है वैदिक ऋषि। ये वाली जो विधि है इस पे आप स्टार लगाना दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। डबल स्टार लगाओ, यहीं से क्वेश्चन जो है पेपर में बनेगा। खंडायन विधि जो है वो पद्य की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार पेपर में यही प्रश्न छपता है। ठीक है, अगली स्लाइड देखिए क्या है। जो अगली स्लाइड है वो है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी अरस्तु, रसास्वादन विधि यानी भरत मुनि, अर्थबोधन विधि हर्बर्ट, दंडायन विधि भट्टोजी दीक्षित और गीत विधि रविंद्रनाथ टैगोर। इस विधि को आप जो दंडायन है इस विधि को भी आप याद रखना। खंडायन और जो दंडायन विधि है ये दोनों जो हैं वो पद्य की हैं, बार बार पेपर में छपती हैं, बहुत बार पेपर में छपी हैं। तो इन दोनों विधियों को आप रट के रखिएगा। दंडायन और खंडायन जब भी आएगा तो ध्यान में आपके मस्तिष्क में क्या आना चाहिए, पद्य आना चाहिए, पद्य। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक एक विधि की थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसके बाद प्रश्न उत्तर को लगाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। नोट्स लेने के लिए आप कह रहे हो कि नंबर नहीं दिया, तो आप नंबर नोट करिएगा 8650415957। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गीत विधि समझो। इस विधि में पद्य को गाकर या लयबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी जो गीत विधि है, गीत विधि में जो पद्य है, पद्य को गाकर और लयबद्ध तरीके से क्या है पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी स्वर और ताल के साथ श्लोक को आसानी से याद कर लेते हैं। इससे कक्षा का वातावरण क्या है रोचक और आनंददायक जो है वो बनता है।
छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत पद सिखाने में यह विधि बहुत उपयोगी है। इससे स्मरण शक्ति और उच्चारण जो है वो दोनों में सुधार होता है। तो ये गीत विधि हो गई आपकी। गीत विधि को अच्छे से याद रखिएगा कि भाई इसमें क्या क्या होता है। अगली जो है वो है अभिनय विधि। तो अभिनय विधि के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अभिनय विधि क्या है? देखो, इस विधि में भाव और हाव भाव और क्रियाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अपने हाथ की एक्टिविटी को करके या फिर आप सब कोई भी शारीरिक अंग, ठीक है, इसमें अभिनय करके सिखाया जाता है बच्चों को। विद्यार्थी पात्रों का अभिनय करके अर्थ को अच्छी तरह से समझते हैं। इससे पाठ जीवंत और आकर्षण बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति शक्ति जो है वो भी बढ़ती है। नाटकीय पद पढ़ाने में यह विधि विशेष उपयोगी है। ये ध्यान रखना, नाटकीय पद पढ़ाने में यह विधि जो है वो विशेष उपयोगी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, संस्कृत की हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा संस्कृत के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और 30 में 30 मार्क्स लाना। क्योंकि कितने भी आप कमज़ोर हैं संस्कृत में, आप एक बार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से संस्कृत कंप्लीट पढ़ के देखिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कभी भी आप फेल का मुंह संस्कृत के अंदर नहीं देखोगे। इस विधि में शिक्षक जो है वो पद की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाता है। व्याख्या विधि में क्या करता है? व्याख्या विधि में शिक्षक जो है वो पद की प्रत्येक पंक्ति का क्या है, अर्थ समझाता है। कठिन शब्दों और भावों को सरल भाषा में बताता है। विद्यार्थी श्लोक का सही भाव ग्रहण कर पाते हैं। यह विधि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन गंभीर एवं दार्शनिक पद पढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, जो व्याख्या विधि है ये छोटी कक्षाओं में उपयुक्त नहीं है, ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। और जो व्याख्या विधि है इसमें जो शिक्षक है, शिक्षक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, लेकिन जो बच्चा है वो निष्क्रिय रहता है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगली जो विधि है आपकी वो है, देखिए, प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि क्या कह रही है, इसके बारे में थोड़ा समझो। मैंने कहा था कि जो प्रश्नोत्तर विधि है वो गद्य पद्य दोनों में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछकर पद्य समझाता है। विद्यार्थी उत्तर देकर पाठ में क्या है, सक्रिय भाग लेते हैं। इसमें सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। कक्षा में रुचि और ध्यान जो है दोस्तों बना रहता है। यह विधि सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाती है। तो वो कौन सी विधि है? वो है प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अगली जो विधि है वो है खंडायन विधि। इस पे आप स्टार लगाओ, यही बार बार पेपर में पूछी जाती है। खंडायन विधि क्या है? इस विधि में श्लोक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। यानी जो श्लोक हैं, श्लोक को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। प्रत्येक खंड का जो अर्थ है वो समझाया जाता है। फिर सभी भागों को जोड़कर पूरा भाव बताया जाता है। इससे कठिन श्लोक भी, यानी इससे, इस विधि से, खंडायन विधि से जो है वो कठिन श्लोक भी आसानी से क्या है, समझ में आ जाता है। संस्कृत पद शिक्षण में यह विधि अत्यंत उपयोगी है। देखिए, सबसे उपयोगी विधि है खंडायन विधि, और खंडायन विधि को मैंने देखो डबल स्टार दिया है। ये सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछी गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है। सात स्वर वाचन विधि क्या है? देखो, इस विधि में पद का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराया जाता है। इस विधि में पद का शुद्ध उच्चारण के साथ क्या है, वाचन कराया जाता है। स्वर, लय और गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, स्वर, लय और गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को उच्चारण और पढ़ाने का जो कौशल है वो विकसित होता है। विद्यार्थियों का उच्चारण और पढ़ने का जो कौशल है, पढ़ाना नहीं, पढ़ने का जो कौशल है वो विकसित होता है। वैदिक मंत्रों और श्लोकों के शिक्षण में इसका अधिक उपयोग होता है। यह विधि जो है वो श्रवण और स्मरण शक्ति बढ़ाने में क्या है, सहायक है। तो ये सात स्वर वाचन विधि भी ध्यान में आपको रखनी है। चलिए, अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि के बारे में आपको पता ही होगा, ये सबसे सरल विधि है और सब इस विधि से परिचित भी होंगे। क्योंकि इस विधि में क्या है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का अनुकरण करके बच्चा सीखता है। शिक्षक पहले श्लोक पढ़ता है, फिर विद्यार्थी पीछे पीछे शिक्षक के दोहराते हैं। इससे उच्चारण और जो भाषा है वो शुद्ध होती है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह विधि बहुत ही प्रभावी होती है। छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह विधि बहुत प्रभावी होती है।
संस्कृत बोलने और पढ़ने की आदत जो है वो विकसित हो जाती है। तो ये अनुकरण विधि आपकी हो गई। अगली जो विधि है उसको देखिएगा, रसास्वादन विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। इस विधि में पद्य के भाव और रस का आनंद कराया जाता है। विद्यार्थियों को कविता की सुंदरता का अनुभव कराया जाता है। यह विधि साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यह जो विधि है वो साहित्य के प्रति क्या है, रुचि उत्पन्न करती है। जैसे श्रृंगार, वीर, करोड़ रस आदि को समझाने में इसका प्रयोग होता है। काव्य के भावात्मक पक्ष को विकसित करने में भी इस विधि का यह विधि जो है वो सहायक होती है। तो रस स्वादन विधि भी आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट ये विधि है नहीं। चलिए अगला जो है नेक्स्ट पेज देखिए क्या है, वो है अर्थबोधन विधि। तो इस अर्थबोधन विधि को भी समझ लीजिएगा एक बार। ये विधि क्या है, देखो इस विधि का मुख्य उद्देश्य पद का अर्थ स्पष्ट करना होता है। शिक्षक जो है वो सरल भाषा में भाव समझाता है। विद्यार्थी श्लोक के शब्द और भाव जो हैं वो दोनों को समझते हैं। कठिन संस्कृत पद को सरल बनाने में यह विधि क्या है, अधिक उपयोगी है। इससे पाठ का जो है वो सही ज्ञान हो पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थबोधन विधि आपकी हो गई। और लास्ट विधि देखते हैं कौन सी है, इसके बाद आपको बहुविकल्प क्वेश्चन भी लगाएंगे। देखो ये विधि है जो है वो है दंडायन विधि। ठीक है, दंडायन और खंडायन को कभी नहीं भूलिएगा, बकाया सबको भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दंडायन और खंडायन को आपको नहीं भूलना है, इसे मैं डबल स्टार दे रहा हूँ। ठीक है, इस विधि में श्लोक के शब्दों को गद्य क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर क्रमवार अर्थ जो है वो समझाया जाता है। विद्यार्थियों को श्लोक का वास्तविक अर्थ आसानी से समझ में आता है। संस्कृत के कठिन पदों को सरल बनाने में यह विधि जो है वो अत्यंत उपयोगी है। व्याकरण और अन्वय ज्ञान विकसित करने में भी यह विधि जो है वो अधिक उपयोगी है। मैंने कहा आपसे दुनियादारी भूल जाना, लेकिन खंडायन और दंडायन कभी मत भूलना। ये पद्य की विधियां हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आपको लेके चलता हूँ अब क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से आपको आंसर देना है। देखो पद्य को गाकर पढ़ाने की विधि कौन सी कहलाती है, तो गाकर कौन सी विधि कहलाएगी? क्या वो अभिनय विधि होगी या अनुकरण विधि होगी, दंडायन विधि होगी? जी नहीं, आप कहोगे गीत विधि, यानी गीत विधि होगी। इसमें पद्य को गाकर पढ़ाने की ये विधि कहलाती है। चलिए जो नेक्स्ट विधि है देखिए, अगली विधि वो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अभिनय विधि के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए अभिनय विधि के जो प्रवर्तक है वो कौन है? क्या भरत मुनि हैं, सुकरात हैं, अरस्तु हैं, फ्रांसिस बेकन हैं? तो आप कहोगे इसके कौन है? भरत मुनि हैं। अभिनय विधि के कौन है? भरत मुनि हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भाई शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराने की विधि कौन सी है? यानी शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराने की जो विधि है वो कौन सी है? क्या सास्वर वाचन विधि है, रसास्वादन विधि है, अर्थबोधन विधि है, चर्चा विधि है? अर्थबोधन का कोई मतलब नहीं, चर्चा विधि का कोई मतलब नहीं है, रसास्वादन भी विधि नहीं है। तो क्या होगा इसमें? सास्वर वाचन, यानी शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराने की जो विधि है वो सास्वर वाचन विधि है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पेपर में छपता है। खंडायन विधि को नहीं भूलना है। खंडायन विधि में क्या किया जाता है? अभिनय कराया जाता है। अब बताओ खंडायन विधि में क्या अभिनय कराया जाएगा? आप कहोगे जी नहीं। गीत गाया जाएगा? जी नहीं। श्लोक के भागों में बांटा जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चित्र दिखाए जाते हैं? जी नहीं। चलिए ये हो गई आपकी खंडायन विधि का उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है देखिए, रस का आनंद कराने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है? अब बताओ रस का आनंद जहाँ पे होगा वो कौन सी विधि है? आप कहोगे सर रसास्वादन विधि हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुकरण विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यानी जो अनुकरण विधि है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अरस्तु, हर्बर्ट, जॉन डेवी, रूसो? तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, पद्य की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाने की विधि जो है वो कौन सी है? यानी पद्य की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाने की जो विधि है वो कौन सी है? क्या गीत विधि है? आप कहोगे जी नहीं। अभिनय विधि है? बिल्कुल नहीं। अनुकरण विधि है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सी विधि है? वो है व्याख्या विधि। कौन सी है? व्याख्या विधि है।
ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, संस्कृत का कोर्स जो है मई के महीने में समाप्त हो जाएगा और मैं इसकी जो है रिवीजन भी करा दूंगा और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक अक्षर आपको याद करा के ही बिठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर पढ़ाने की जो विधि है वो कौन सी है? प्रश्नोत्तर है, शास्त्र वाचन है, गीत है और या फिर दंडायन विधि है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा वो है प्रश्नोत्तर विधि। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, ये वाला नंबर चल रहा है। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए और MCQ चाहिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो दोस्तों कंजूसी नहीं करना, इस नंबर पे आप संपर्क करिए। 99 का आप सहयोग कीजिए, 99 रुपीज़ का सहयोग कीजिए और आप प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि जितनी तैयारी आपकी अच्छी होगी उतना ही रिजल्ट जो है वो शानदार आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। क्वेश्चन को देखो, गीत विधि के प्रवर्तक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, भरत मुनि, सुकरात या फिर पाणिनि। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी स्टार लगाइएगा। दंडायन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो दंडायन विधि है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देना है। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या है? अभिनय कराना है? जी नहीं। गीत गाना? बिल्कुल नहीं। चित्र दिखाना? बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है श्लोक को गद्य क्रम में समझाना, यानी श्लोक को गद्य क्रम में समझाना। ये दंडायन विधि का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक का अनुसरण करने वाली जो विधि है वो कौन सी विधि है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा। क्या वो अनुकरण विधि है, अभिनय विधि है, रसास्वादन विधि है या अर्थबोधन विधि है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो पहला वाला सही हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का जो अनुसरण बच्चा करता है, पीछे पीछे बोल बोल के शिक्षक जो है वो पंक्ति को बोलता जाता है, बच्चा जो दोहराता जाता है, तो ये अनुकरण विधि है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य के भाव पक्ष को विकसित करने वाली जो विधि है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दंडायन विधि है, रसास्वादन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है या फिर व्याख्यान विधि है। देखो, काव्य के भाव को विकसित करने वाली विधि है, तो भाव को विकसित करने वाली विधि है रसास्वादन विधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, दंडायन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो दंडायन विधि के प्रवर्तक बताना है। भट्टोजी दीक्षित हैं, पाणिनि हैं, अरस्तु हैं या फिर हर्बर्ट हैं। तो आपको ध्यान रखना है भट्टोजी दीक्षित, आपको ध्यान रखना है दंडायन विधि के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पद्य का अर्थ स्पष्ट करने वाली जो विधि है वो कौन सी है। क्या वो अर्थबोधन विधि है, अभिनय विधि है, अनुकरण विधि है या फिर गीत विधि है। तो बताइएगा सही जो विधि है वो कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। पद्य का अर्थ स्पष्ट करना है तो जाहिर सी बात है ये अर्थबोधन विधि है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक मंत्रों के शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी जो है वो कौन सी विधि है। रसास्वादन विधि है, शास्त्र वाचन विधि है, अभिनय विधि है या फिर चर्चा विधि है। तो देखो, वैदिक मंत्रों की बात हो यहाँ पे तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शास्त्र वाचन विधि, ठीक है। तो दोस्तों इसी ऑप्शन के बाद आपका वीडियो आज का समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।